हेयर इज द लेबर टाइम रिकॉर्ड। लेबर टाइम रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है, ये हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हाउ इट इज रिकॉर्डेड मैनुअल बाय द एम्प्लॉय टाइम रिकॉर्ड। अगर हम लोग मैनुअल सिस्टम अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉय टाइम कार्ड होता है, उसके जरिए से लेबर का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एम्प्लॉय टाइम कार्ड जो होता है उसके ऊपर टाइम इन लिखा जाता है, टाइम आउट लिखा जाता है, डेट होती है। तो डेट किस दिन को किस वक्त वो आया, किस वक्त उसने किया, क्या उसने ब्रेक की, फिर उसने ब्रेक के बाद वापस कितने बजे आया, कितने बजे वो फिर उसने छुट्टी की, और कितने यूनिट उसने प्रोड्यूस किए, किस जॉब के ऊपर काम किया। तो ये सारी की सारी चीजें उस टाइम कार्ड के ऊपर जो है वो नोट की हुई होती हैं। तो वो एक मैनुअल कार्ड होता है, पॉकेट साइज का या फिर एक छोटे साइज का, जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं, लिखी जाती हैं। और नॉर्मली जो सुपरवाइजर होता है या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज का रिकॉर्ड रखता है। फिर इन कंप्यूटर फाइल बाय द मैग्नेटिक कार्ड रीडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल, या फिर आजकल चूंकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स यूज किए जाते हैं और कंप्यूटर के लिए फिर जो मैग्नेटिक कार्ड होता है, जो स्वैप कार्ड होता है, उसकी एक मशीन्स लगी हुई होती हैं। और एम्प्लॉइज जब भी किसी भी जगह पे काम करते हैं तो वहां पे उस मैग्नेटिक कार्ड के जरिए से या उस स्वैप कार्ड के जरिए से अपनी जो है वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो वो टाइम इन और टाइम आउट जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। या इससे भी अगली वाली अगर बात है तो थंब इम्प्रेशन मशीन्स होती हैं। वो थंब इम्प्रेशन मशीन्स जो है वो भी बेसिकली टाइम रिकॉर्डिंग के लिए यूज की जाती हैं। तो वो भी एम्प्लॉयज के लिए जो है वो वहां पे फिट कर दी जाती हैं और एम्प्लॉयज अपना टाइम इन और टाइम आउट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेबर आवर्स रिकॉर्डेड शुड बी रिव्यूड बाय द प्रोडक्शन सुपरवाइजर फॉर एक्यूरेसी। और जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो तो अपने रिकॉर्ड रखता है लेबर टाइम का, बट इट शुड बी क्रॉस वेरीफाइड और ऑथेंटिकेट बाय द प्रोडक्शन सुपरवाइजर कि वाकई उस आदमी ने प्रोडक्शन भी की है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम भी किया है। तो उसको जो है वो रिव्यू और उसकी अथेंटिसिटी जो है वो प्रोडक्शन जो सुपरवाइजर होता है उसके जरिए से की जाती है। तो ये बेसिकली जो है वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो टाइम को रिकॉर्ड करे और सुपरवाइजर जो होता है उसको वेट करे कि भाई ये वाला उसने वाकई काम किया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम लेबर टाइम रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय। रिकॉर्ड नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन है, जैसे उसकी क्या उसकी कैटेगरी क्या है, आर्ली रेट उसका लिखा जाता है, वीक फेब्रवरी टू 10 टू 16 उसकी वीक का नंबर या वीक की जो डेट होती है वो लिखी है। फिर किस जॉब पे काम किया है उसने, वो जॉब नंबर लिखा होता है। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड टोटल, और इस तरीके से उसने कितने कितने घंटे किस किस दिन काम किया है ये लिखा हुआ है। जैसे जॉब नंबर 402 के ऊपर उसने संडे को कोई काम नहीं किया, मंडे को उसने 7 घंटे काम किया, ट्यूसडे को उसने 5 घंटे काम किया, वेनेसडे को कोई काम नहीं किया, थर्सडे को उसने कोई काम नहीं किया, फ्राइडे को उसने कोई काम नहीं किया, सैटरडे को भी उसने कोई काम नहीं किया, और टोटल उसने 12 आवर्स लगाए हैं किसके ऊपर, जॉब नंबर 402 के ऊपर। फिर जॉब नंबर 437 के ऊपर उसने संडे को कोई काम नहीं किया, मंडे को भी कोई नहीं किया, ट्यूसडे को उसने 3 घंटे काम किया, वेनेसडे को 6 घंटे काम किया, थर्सडे को 8 घंटे काम किया, फ्राइडे को 6.5 घंटे काम किया, और संडे को सैटरडे को उसने कोई काम नहीं किया। और टोटल उसने जॉब नंबर 437 के ऊपर 23.5 आवर्स काम किया है। फिर उसके बाद मशीन रिपेयरिंग जो है वो उसने उसमें ये बेसिकली ये तो डायरेक्ट प्रोडक्शन टाइम था। ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन टाइम है मशीन रिपेयरिंग के ऊपर। तो उसने इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ मंडे को उसने 1 घंटा मशीन रिपेयरिंग की है, फिर उसके बाद उसने वेनेसडे को 2 घंटे मशीन रिपेयरिंग की है, और फ्राइडे को उसने 1 घंटा मशीन रिपेयरिंग की है, और टोटल वीक में उसने 4 आवर्स मशीन रिपेयरिंग की है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसने पूरे हफ्ते के अंदर इतने जो है वो घंटे काम किया है। और सुपरवाइजर जो है वो फिर उसका सुपरवाइजर
इस रिकॉर्ड के ऊपर क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा कि भाई ये किस तरीके से उसने ये टोटल काम किया है, और डेट उसके ऊपर डाल देगा। और यहाँ पे वो जो जॉब के ऊपर चार्ज करेंगे वो डायरेक्ट मटेरियल्स इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतनी लगी और फैक्ट्री ओवरहेड इतने। तो ये एक बेसिकली जॉब कॉस्ट शीट है, जिस जॉब कॉस्ट शीट में हम लोग इसका जॉब का टाइम जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि इस जॉब के ऊपर 402 के ऊपर उसने डायरेक्ट लेबर में 12 आवर्स काम किया है। ये देखिए ये 12 आवर्स उसने काम किया है, और आर्ली रेट है उसका 15, और ये उसका 15 आर्ली रेट है। तो इस लिहाज से उसके 180 की कॉस्ट बनती है, जो जॉब 402 को लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज की जाएगी। और जॉब नंबर 437 के ऊपर उसने 23.5 आवर्स काम किया है और 15 पर आवर उसका रेट है। तो इस तरीके से इतनी कॉस्ट जो है वो उसकी इस जॉब को चार्ज की जाएगी। सो दिस इज बेसिकली अ टाइम रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय, जो कि हर एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है। और अब भी जो हमने एग्जांपल में कैलकुलेशन की थी, वो भी हम लोगों ने इसी टाइम रिकॉर्ड को बाद में यूज करके हम लोग उसकी वेजेस की कैलकुलेशंस करते हैं, जो कि हम लोगों ने अपने वेज प्लान्स के अंदर कैलकुलेशंस करना सीखी थी। तो वेज प्लान्स के अंदर जो हम लोगों ने वेजेस कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम वहां पे लिखा था, वो इस बेसिकली डॉक्यूमेंट से हम हासिल करते हैं, जिसको हम लोग लेबर टाइम रिकॉर्ड कहते हैं। ओके, पेरोल रिकॉर्ड्स किस तरह के होते हैं? फॉर्म्स यूज्ड बाय द कंपनीज टू कैलकुलेट द ग्रॉस अर्निंग्स, डिडक्शंस एंड नेट अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉइज। जब कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज की ग्रॉस अर्निंग्स, डिडक्शंस और नेट अर्निंग्स कैलकुलेट करनी होती हैं, तो उसके लिए जो वो टेबल या जो वो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, उनको हम लोग पेरोल रिकॉर्ड बोलते हैं। तमाम के तमाम कंपनीज जो हैं, ये सारी कंपनीज जो डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर सकती हैं, जो जो वो फॉर्मेट्स यूज कर रही होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, उसका रेट है, उसने कितने आवर्स काम किया रेगुलरली, कितना ओवर टाइम लगाया, उनकी अर्निंग्स कितनी बनती थी, और उसमें से उसने कितनी कितनी उसकी विद होल्डिंग की गई और कितनी उसकी डिडक्शंस की गई। ये तमाम चीजें जो हैं वो हम लोग उसकी कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका नेट पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट हर एम्प्लॉय की ग्रॉस अर्निंग्स कैलकुलेट करता है, फिर उसकी डिडक्शंस उसमें कैलकुलेट करता है, और उसकी डिडक्शंस करने के बाद एम्प्लॉयज की नेट अर्निंग्स कैलकुलेट करता है। तो दिस इज द बेसिकली पर्पस ऑफ preparing this document, that is payroll record, which gives us the net earnings of the employees. So this is the simple format, जिसमें एम्प्लॉयज के नाम होते हैं, फिर एम्प्लॉयज के नंबर होते हैं, फिर उसका एक रेट होता है, दैट इज द कंपल्सरी, फिर उसने रेगुलर टाइम कितने आवर्स काम किया है रेगुलरली, उसकी अमाउंट होती है, फिर उसने ओवर टाइम कितना लगाया है, उसकी कैलकुलेशंस होती है, फिर टोटल अर्निंग्स उसकी कितनी बनती हैं, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसमें से हम लोग विद होल्डिंग्स करते हैं, जैसे कि मैंने फेडरल टैक्सेस हैं या प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, वो उनकी विद होल्डिंग्स होती हैं, तो विद हेल्ड करके हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये FICA टैक्स है, फिर इनकम टैक्सेस है, फेडरल है, स्टेट है, लोकल है, फिर हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शंस है, जैसे EOBI की डिडक्शंस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शंस हो सकती है, या पेंशन की डिडक्शन हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ डिडक्शंस हो सकती हैं। और अदर में जैसे उन्होंने कोई एडवांस लिया हुआ है, तो उसकी जो डिडक्शंस हो जाती है, तो वो वाली हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, और एंड पे जाके हम लोग उनकी नेट अमाउंट निकालते हैं, जो कि हम लोग उनको पे करते हैं, और उसके साथ उसका चेक नंबर लिख देते हैं कि किस चेक के जरिए से उनको हम पे कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द पे रोल रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय, जो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग-अलग से जो टाइम कीपिंग रिकॉर्ड बनता था, उसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज का जो है वो पे रोल रिकॉर्ड बनाया है, और हर एक एम्प्लॉय के आगे ये वाली कैलकुलेशंस हम लोगों ने की हैं। नाउ द सेकंड डॉक्यूमेंट which a payroll department maintains is the employee earning records. Employee earning records is basically a record of earnings of each employee. ये हर एक एम्प्लॉय का जो अर्निंग रिकॉर्ड होता है पिछले पीरियड का, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। कंपनी जो है वो मेंटेन करती है हर एक एम्प्लॉय का अर्निंग रिकॉर्ड। The cumulative record of earning is needed to compute earnings subject to many type of taxes.
जो क्यूमुलेटिव अर्निंग्स होती हैं वो बहुत सारे टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव एक अर्निंग रिकॉर्ड जो है वो एम्प्लॉइज का हमें चाहिए होता है, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंट टैक्सेस की मद में जो है वो उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए वो हमें वो रिकॉर्ड जो है वो हमें जो है वो मालूम होना चाहिए, या हम मेंटेन करते हैं। तो इसके मकसद के लिए कंपनी जो है वो हर एक एम्प्लॉई के लिए जो है वो अर्निंग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करती है। इंफॉर्मेशन इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट्स फॉर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए जो डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाना पड़ती हैं उनको उनको कम्युनिकेट करने के लिए कंपनीज की अर्निंग्स के हवाले से, तो वो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी उनको वो वाला हर एक कंपनी का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हर एक एम्प्लॉई का जो है वो एक अकाउंट बना हुआ है, एक रिकॉर्ड बना हुआ है जिसमें ये लिखा जाता है कि भाई उसने कितने अर्निंग की है हर महीने में, हर हफ्ते में, हर पीरियड में, और उसकी कितनी कितनी डिडक्शंस हुई हुई हैं, और उसके मुताबिक उसकी जो है वो कितनी नेट अमाउंट हमने उनको पे की हुई है। तो ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो हर एक एम्प्लॉई का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती हैं, ये बनाना चाहिए। तो ये बेसिकली इसकी जो जो आप समझ ले कि फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है कि एम्प्लॉई का नाम है, फिर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, और ये किस डेट को ये वाली रिपोर्ट बनाई गई है, निकाली गई है, ये हम लोग उसको लिखते हैं। और नॉर्मली कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट होती है, और कंप्यूटर में ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद होता है, मेंटेन होता जाता है, तो इसमें से हम लोग अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। मार्च स्ट्रीट एस है, उसके बाद नंबर अलाउ है, डिपार्टमेंट ग्राइंडिंग है, ऑक्यूपेशन मशीनिस्ट है, डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, तो ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो उसके ऊपर लिखी हुई है। फिर उसके बाद उसका पीरियड का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, और ये जो लाइन लगी हुई है ये बेसिकली उन्होंने डॉट डॉट्स लगा के हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये इस तरीके से उन्होंने शो किया हुआ है। पहला उसने डेट है जो वो 2011 को 5th ऑफ जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर रेट उसका क्या है इस डेट को 14.0, आवर्स उसने कितने काम किया हुआ है, अमाउंट उसकी जो रेगुलर बनती है वो कितनी है, ओवर टाइम अगर उसने लगाया तो ओवर टाइम कितना बनता है, टोटल अर्निंग्स उसकी कितनी बनती हैं, उसके FICA टैक्स कितना बनता है, इनकम टैक्सेस कितने बनते हैं, स्टेट टैक्सेस कितने हैं, लोकल टैक्सेस कितने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी है, अदर कितना है, और अमाउंट कितना पे किया गया है। आप समझ लें कि जो जो पिछले पिछले वाले डॉक्यूमेंट में ये वाला जो रिकॉर्ड था, जो सारे एम्प्लॉइज की एक एक हम लोगों ने जो है वो रो लिखी थी, ये बेसिकली हर एक रो जो है वो हर एक एम्प्लॉई की इकट्ठी होती जाती है, और एक एक डॉक्यूमेंट बनता जाता है। वो वाला डॉक्यूमेंट हर एक पीरियड में बनता है, और ये वाला डॉक्यूमेंट जो वो पूरे साल के लिए बनता है, और हर एक पीरियड में हर एक एम्प्लॉय की जो एक एक रो बनती है वो एक एक अलहदा से डॉक्यूमेंट के अंदर चली जाती है, और वो एक अलहदा से डॉक्यूमेंट बनता जाता है जिसको हम लोग एम्प्लॉय अर्निंग रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय का एक अर्निंग रिकॉर्ड जो है इस तरीके से हम मेंटेन कर लेते हैं, ताकि हम लोग ये देख सकें कि इस एम्प्लॉय ने पूरे ईयर के अंदर, पूरे महीने के अंदर, या पूरे पीरियड के अंदर कितनी अर्निंग्स की हैं, कितनी उसकी डिडक्शंस हुई हैं, टैक्स कितना बना है, स्टेट टैक्स कितना बना है, लोकल टैक्स कितना बना है, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी बनी है। और इस तरीके से यहाँ पे ये देखें क्वार्टरली टोटल लिखा हुआ है, और यहाँ पे ईयरली टोटल लिखा हुआ है। तो क्वार्टरली उसका टोटल कितना बना है और ईयरली उसका टोटल कितना बना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम मेंटेन करते हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट रिपोर्ट्स में डिफरेंट एनालिसिस कर सकें, या गवर्नमेंट्स को रिपोर्ट्स दे सकें, या उसकी कंप्यूट कर सके उसके टैक्सेस को, अर्निंग्स को, या डिफरेंट एनालिसिस पर्पसेस के लिए हम लोग उनकी जो भी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, ताकि हम लोग कर सकें हर एक एम्प्लॉय के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय के अर्निंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं।